हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन या मृदा के संरक्षण के बारे में। द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी अकर्स मेनली ड्यू टू सॉइल इरोजन एंड कंटिन्यूस क्रॉपिंग। तो जो सॉइल फर्टिलिटी या मृदा की जो उर्वरकता है, ये मुख्यतया इनके द्वारा नष्ट होती है कि ये होते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के द्वारा नष्ट होती है इसकी फर्टिलिटी। और लगातार क्रॉपिंग यानी कृषि का कार्य अगर किसी स्थान पर लगातार किया जाता है तो उसके कारण भी मृदा की जो उर्वरकता है वो क्षमता इनके अंदर कम हो जाती है। द टेक्निक एंड मेथड्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ सॉइल ड्यूरिंग इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो इस प्रकार की टेक्निक्स और ऐसी विधियां जो कम कर दे मृदा के इरोजन को, यानी कि उसके अपरदन को कम कर दे, ऐसी विधियों को जो है सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण कहा जाता है। Thus, soil conservation means protection, improvement and sustained renewal of soil at any place। तो इस प्रकार से मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि उसकी मृदा की सुरक्षा करना, उसमें इम्प्रूवमेंट या सुधार करना और सस्टेन्ड रिन्यूअल और उसका एक समग्र पुनर्निर्मित करना उस सॉइल को किसी एक स्थान के ऊपर। तो इसे सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व सॉइल। तो मृदा को संरक्षित करने के लिए निम्न प्रकार के जो है वो कदम उठाए जा सकते हैं। फर्स्ट आता है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंटेंसिव क्रॉपिंग, मीन्स वी शुड ग्रो मोर क्रॉप्स। तो मृदा अपरदन जो है इसे रोका जा सकता है अधिक क्रॉपिंग यानी अधिक खुले के अंदर, यानी जो खुले ग्राउंड होते हैं उनमें अधिक क्रॉप या कृषि का कार्य करके जो है हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, यानी अधिक फसलें उगाकर मृदा को अपरदन होने से रोका जा सकता है। सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल्स अराउंड द फील्ड्स टू कैरी आउट एक्सेस रेन वाटर। मृदा के अपरदन को इस प्रकार से भी रोका जा सकता है कि जो फील्ड्स या खेत होते हैं उनके चारों ओर कैनाल्स या ड्रेनेज सिस्टम का उपयुक्त तरीका हो, जिसके कारण जो अत्यधिक रेन वाटर होता है वो जो है आसानी से उसमें बाहर निकल जाए और उसके साथ जो है मृदा बहकर नहीं जाए। तो ये भी इसका एक जो है संसाधन है कि इसके द्वारा भी हम रोक सकते हैं। फिर आता है सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसाइजिंग स्टेप फार्मिंग, या इसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो जो हिली एरियाज होते हैं यानी पहाड़ी वाले क्षेत्र, वहाँ पर सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन को रोका जा सकता है यदि वहाँ पर स्टेप फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा कृषि जो होती है या जिसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं उसको अपनाकर सॉइल के इरोजन को रोका जा सकता है। When the sloping field of hilly areas are laid down in the form of small steps or terraces, then the speed with which rainwater flows down is reduced। तो जो ये हिली एरिया होते हैं पहाड़ों के ऊपर, जो सीधे स्लोप या ढलान युक्त फील्ड होते हैं या खेत होते हैं, उन्हें छोटे छोटे सीढ़ी नुमा जो है वो स्टेप्स के अंदर या टेरेस के अंदर जो है वो बांट दिया जाए, तो जो तेज़ी से बहकर नीचे आने वाला जल है वो अधिक तेज़ी से सॉइल को या मृदा को लेके आता है। लेकिन जब ये सीढ़ी नुमा होते हैं खेत, तो रेन वाटर या बारिश के साथ में जो ये सॉइल बहकर नीचे आती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि ये किसी स्लोप के ऊपर बारिश होती है तो तेज़ी से जल नीचे आता है और तेज़ी से आने के कारण इसके साथ में जो मृदा होती है वो इसमें नीचे आ जाती है। लेकिन सीढ़ी नुमा कृषि के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे इस प्रकार से स्टेप्स बना दिए जाते हैं और इन स्टेप्स के कारण जो पानी का बहाव तेज होता है वो यहाँ पर धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसके कारण मृदा का अपरदन बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए सीढ़ी नुमा कृषि जो है वो जो हिली एरियाज़ होते हैं उनके अंदर की जाती है।
सॉइल इरोजन इज़ प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड शोविंग ग्रासेस। तो मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं अधिक पेड़ लगाकर और ग्रासेस उगाकर, यानी घास जो है वो अधिक उगाकर। सॉइल शुड नॉट बी लेफ्ट बैरन, यानी कि मृदा को खुला नहीं रखा जाए। तो जहाँ पर भी खुली मृदा हो वहाँ पर अधिक पेड़ लगाए जाएं और वहाँ पर जो है घास जो है वो बोई जाए, तो वह मृदा को जकड़ के रखती है, उसको बारिश के जल के साथ में बहने नहीं देती है। सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंक्समेंट्स, यानी कि बांध का निर्माण जो है वो किया जाना चाहिए और उसके द्वारा जो है इनके सॉइल इरोजन जो है या मृदा अपरदन जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। अलोंग द रिवर बैंक्स, यानी नदी के किनारों के ऊपर इस प्रकार के मजबूत बांधों का निर्माण किया जाए। यूजिंग रॉक्स एंड स्टोन्स, जो कि चट्टानों तथा पत्थरों के द्वारा बनाया जाता है। तो बांध निर्माण के द्वारा भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर रीस्टोर्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। तो फर्टिलाइज़र या उर्वरक जो होते हैं उनका उपयोग मृदा के अंदर करना चाहिए। तो ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ में लेना चाहिए जो मृत कार्बनिक पदार्थों से बने हो और ये रीस्टोर कर देते हैं, यानी पुनः मृदा के अंदर उर्वरकता लाते हैं। और क्योंकि इस प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें अत्यधिक उस ह्यूमस जो है वो उपस्थित होती है, तो ह्यूमस के कारण मृदा की फर्टिलिटी जो है वो वापस इंक्रीज हो जाती है। एडिशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कुछ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे यूरिया, एनपीके, अमोनियम फॉस्फेट एंड सुपर फॉस्फेट ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये इस प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक है ये भी मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। बट द एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी अवॉइडेड, लेकिन अत्यधिक उपयोग करना इन रासायनिक उर्वरकों का इन्हें जो है वो नहीं करना चाहिए, इतना अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। एज दीज फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल, क्योंकि ये उर्वरक जो होते हैं अत्यधिक हानिकारक होते हैं उन जीवों के लिए जो मृदा के अंदर रहते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो एक सीमित संख्या में ही इनका उपयोग होना चाहिए। अधिक उपयोग करने के कारण मृदा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म और दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं उनको इनके द्वारा नुकसान होता है, तो इनका उपयोग जो है कम किया जाना चाहिए। अगला नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन आता है जल। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और जल जो है एक अत्यधिक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय संसाधन है। द सीज, ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स एंड पोलर आइस कैप्स फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। तो जल मंडल का जो निर्माण है, यानी पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जितना भी जल है उसे कहते हैं जल मंडल। तो इसका निर्माण जो है वो समुद्र, नदियाँ, नाले, झरने, तालाब या पुल या जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ जल है ध्रुवीय ध्रुवों के ऊपर, ये सभी मिलके इसमें हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल का निर्माण करते हैं। अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद हाइड्रोस्फीयर। तो लगभग 75% भाग जो है या जो सतह है पृथ्वी के ऊपर, ये हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल यानी कि जल के द्वारा ढका हुआ है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज़ वाटर, और हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल का जो मुख्य संघटक है वो जल होता है। वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ ए वैल्यूबल नेशनल एसेट, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान जो है किसी देश के लिए संपदा होती है। इट फॉर्म्स मेन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यह जो है मुख्य आवश्यकता जो है होती है सभी मानव के लिए। वी डिपेंड ऑन वाटर फॉर क्लीनिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइड्रो पावर। तो मानव जो है जल के ऊपर अनेक प्रकार से जो है वो निर्भर करता है, क्लीनिंग के लिए, कृषि के लिए, ट्रांसपोर्टेशन यातायात के लिए, हाइड्रो पावर या जल शक्ति के लिए। तो इन सभी के लिए जो है जल के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है।
देर आर टू काइंड्स ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो दो प्रकार के ही जल होते हैं। लवण जल होता है यानी जो समुद्रों में पाया जाता है, और दूसरा स्वच्छ जल होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ्स फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज़। तो जो एक छोटा सा भाग है पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ जल का, वो उपयोग के लिए उपलब्ध है। फ्रेश वाटर बिकम्स अवेलेबल व्हेन वाटर इज रिसाइकल्ड इन वाटर साइकिल। तो जो स्वच्छ जल है या जिसे मीठा पानी कहते हैं, ये उपलब्ध होता है जब जल जो है रिसाइकल्ड या चक्रीय प्रक्रम के द्वारा चक्रण होता है, और इसे वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र के कारण ही स्वच्छ जल जो है वो पृथ्वी की सतह को उपलब्ध होता है। व्हेन वाटर फॉल्स ऑन अर्थ, जब जल जो है पृथ्वी की सतह पर गिरता है, और अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वाटर इनफिल्ट्रेट्स डीप इनटू द ग्राउंड। और इसका एक बहुत ही छोटा सा भाग जो है यानी कि जल का छोटा सा भाग इनफिल्ट्रेट होकर या इसे कहते हैं छन कर जो है इसके ग्राउंड भाग में यानी भूमिगत जो है वो होता है। तो अत्यधिक नीचे जाना जो है वो इसमें बहुत ही कम जल उपलब्ध होता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो जल नीचे चला जाता है पृथ्वी की सतह में, उसे ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल कहा जाता है। द डेप्थ इन द सॉइल वेयर ऑल द पोर स्पेसेज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर सेचुरेटेड विद वाटर ओनली। तो जो अधिक गहराई में जो सॉइल होती है, जहाँ पर उनके जो पोर स्पेस होते हैं या छिद्र जो होते हैं, ये सॉइल पार्टिकल के सेचुरेट होते हैं वाटर के साथ में। यानी उनका जो रिक्त स्थान होता है छिद्र के आसपास, यानी कि कणों के आसपास जितने भी छिद्र होते हैं उनमें सेचुरेटेड या जल उपलब्ध होता है वहाँ पर, इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। इसे जल स्तर कहा जाता है कि निचली मृदा के अंदर कितना जल उपलब्ध है, उसे वाटर टेबल कहा जाता है। द ग्राउंड वाटर प्रोवाइड्स सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। तो ग्राउंड वाटर जो है या भूमिगत जल जो है, ये भूमि में नमी उपलब्ध करवाता है, जो कि पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ग्राउंड वाटर इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो ग्राउंड वाटर होता है या इसे कहते हैं भूमिगत जल, ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी मानव के लिए यह कम उपलब्ध होता है। अब आता है फॉल ऑफ वाटर टेबल लेवल, यानी जल स्तर का नीचे गिरना। उसके कारण क्या है? द ग्राउंड वाटर लेवल गोज डाउन ड्रास्टिकली ओवर ए पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स। तो पिछले जो कुछ वर्षों के अंदर ग्राउंड वाटर जो है या भूमिगत जल जो है उसका स्तर बहुत ही तेज़ी से नीचे की ओर जा रहा है, यानी ग्राउंड वाटर जो है कम हो रहा है। एज ए रिजल्ट आवर वेल्स एंड हैंड पम्प्स बिकम ड्राई ड्यूरिंग समर्स। और इसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि गर्मियों के दौरान जो कुएं हैं और हेड पम्प्स होते हैं, ये सूख जाते हैं गर्मियों के दौरान। ट्यूबवेल्स एंड वेल्स हैव टू बी डग डीपर टू गेट वाटर। अब जो ट्यूबवेल्स होती हैं और कुएं जो होते हैं, इन्हें अधिक गहराई तक खोदना पड़ता है जल को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो वाटर टेबल है वो अत्यधिक नीचे चली जाती है, तो इन्हें अधिक गहराई तक जो है खोदना पड़ता है। वाटर लेवल गोज डाउन इफ़ द रेट ऑफ पंपिंग आउट ऑफ ग्राउंड वाटर इज मोर देन द रेट एट विच द रेन वाटर परकोलेट्स इनटू द अर्थ। तो जल स्तर जो होता है ये अत्यधिक नीचे चला जाता है, क्योंकि जो भूमिगत जल को बाहर निकालने की जो दर है मानव के द्वारा, ये अधिक होती है, और वर्षा के जल का पुनः धरती के अंदर जाने की जो दर होती है वो कम होती है। तो अंदर जब जल कम जाएगा और बाहर अधिक जो है ग्राउंड वाटर निकाला जाएगा, तो वाटर टेबल या जल स्तर जो है वो अत्यधिक नीचे चला जाता है। Deforestation, overgrazing, construction of roads and buildings are responsible for the reduction of water level। तो जल स्तर के नीचे जाने का और भी ये कारण है कि डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि वनों की अनुपस्थिति में जल जो है वो नीचे धरती में नहीं जाता है और वो बहकर दूसरे नदियों और नालों में चले जाते हैं। ओवरग्रेजिंग होना, कंस्ट्रक्शन
करना, रोड का और बिल्डिंग्स का निर्माण करना, ये सभी मुख्य कारण हैं जल के स्तर के नीचे होने के। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कैन कॉज डैमेज ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो जो वाटर टेबल नीचे चली जाती है, जल स्तर का नीचे जाने के कारण स्टैंडिंग क्रॉप्स या खड़ी फसलें जो होती है उन्हें नुकसान होता है। एज द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर अनएबल टू रीच अप टू द वाटर टेबल, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है पादपों की, जो फसली पादप हैं, खड़ी फसलें हैं, इनकी जड़ें जो है वो नीचे तक अधिक नहीं जा पाती है जहाँ पर वाटर टेबल उपस्थित है, यानी जल स्तर नीचे हो जाने के कारण इस प्रकार की फसलों को अधिक नुकसान होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।